अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सच टीवी और आज जुमे की सुबह आप सबको जुमे मुबारक। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान क्या हुआ है, सबसे पहले नज़र दौड़ाते हैं आप के यानी हमारे हेडलाइंस पर। ट्रंप की धमकी, कतर फिर मैदान में आ गया है। नेतन्याहू अदालत में पेश हो। साथ साथ हम बताएंगे कि मुजाहिदीन ने मुसलसल वार किए हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या वार हुआ है बताएंगे इस व्लॉग में। सबसे पहले आपको बताते चले कि अमरीकी नौ मंतखब सदर की धमकी के बाद कतर ने एक बार फिर हमास और इसराइल के दरमियान सालसी का किरदार शुरू कर दिया। अमेरिका के नौ मंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आने वाले मशरक़ वस्ती के एलची ने कतर और इसराइल का दौरा किया ताकि 20 जनवरी को जो ओहदा है उसे संभालने से पहले जंगबंदी और यरगमालू की रिहाई के मुआहदे के लिए कोशिशों का आगाज़ किया जा सके। ज़राए के मुताबिक एलची स्टीव विटकॉफ ने नवंबर के आखिर में अलग अलग मुलाकातें की, एक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से और दूसरी कतर वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल सानी से की है। ये मुलाकातें इस बात की निशानदही करती हैं कि खलीजी रियासत कतर के गुज़श्ता माह अपने किरदार को मुअत्तल करने के बाद मुज़ाकरात में एक अहम सालिस के तौर पर अपना किरदार दोबारा शुरू कर दिया। आपको मैंने बताया था कि कतर में हमास का जो दफ्तर था वो बंद भी हो गया था, कतर ने ये तमाम तर रवाबित तोड़ भी दिए थे, लेकिन अब अमेरिका ने दोबारा जो है वो धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि मशरिक़ वस्ती के मामला जो हैं वो क्लियर हो जाए, यरगमालू की रिहाई हो जाए और ये मामला थम जाए। देखते हैं वो कितने सिंसियर है, लेकिन हमास कतर दोबारा अब इस मामले में काम कर रहा है। दूसरी तरफ आपको बताते चले कि ज़रा इसराइल के जो ज़राए अबलाग हैं उनके हवाले से खबर आई है कि नेतन्याहू के खिलाफ सयूनी अदालत में मुकदमा अगले हफ्ते में शुरू होगा। इसराइली ह्यूम इस हवाले से एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 10 दिसंबर को नेतन्याहू तल अबीब की अदालत में पेश होंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद हैं, जिनमें रिश्वत, धोखाधही, अमानत में ख़यानत। अदालत में मुकदमा दायर करने के बाद नेतन्याहू मुतअद्दिद बार ख़ुद को गैर हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त देते रहे, लेकिन अब उसकी दरख्वास्त जो है मुस्तरद की गई है। उन्होंने कहा कि भाई साहब बहुत छुट्टियाँ हो गई हैं, आपने बहुत आराम कर लिया, बहुत हो गया, भाई साहब आप अदालत में पेश हो। आप मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, अपने व्लॉग में ये बात बारहा जिक्र कर चुका हूँ कि कई जगहों में अपने जुराइम को छुपाने के लिए नेतन्याहू इस जंग में ज़्यादा एक्टिवली दिखाई देते, क्योंकि उन पर रिश्वतखोरी और इन सारी चीज़ों के इल्ज़ामात हैं। शाम के हालात पर थोड़ी सी बात करते हैं। सेरिबेन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि शाम में मुसल्लह धड़ों के हमलों में 8-9 रोज़ तक अमवात की तादाद बढ़ चुकी है, 704 हो गई है। इनमें मरने वालों में 110 आम शहरी हैं। इनमें हैया तहरीर अल शाम और उसके इत्तेहादी धड़ों के 381 अस्करत पसंद हलाक हो गए। हुकूमती फोर्सेस के 233। ऑब्जर्वेटरी ने इस बात की तस्दीक की कि हुकूमती फोर्सेस के लिए कोमक शुमाल, मशरिक और मगरबी हमाद के दे इलाकों में पहुँच गई है। और इसी तरह हमाद शहर के मज़ाफ़ात में मुसल्लह धड़ों ने अल समाकियात, कुफारे राह, महर शहरू, महर 10 और फोर्सेस का हेडक्वार्टर समझने वाले बख्तरबंद स्कूल पर कब्ज़ा कर लिया है। बुध को भी कुछ खबरें आई थी कि हैया अल तहरीर अल शाम और उसके इत्तेहादी मुसल्लह धड़ों ने शुमाल मगरब में शाम में अचानक हमला शुरू कर दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के एक उहदेदार ने बताया कि इदलब और हल्ब गवर्नरेट्स में लड़ाइयों के नतीजे में तकरीबन इस वक्त 1,15,000 जो लोग हैं यानी वो बेघर हो गए हैं। इस वक्त आपको बताते चलें कि जो इसराइली कार्रवाइयाँ हुई वो आपके सामने रखते हैं। शुमाली गज़ा की पट्टी में जबालिया के मशरक़ में पेशकदमी के महवर पर इसराइली फ़ौजी और उनकी फ़ौजी गाड़ियों को गोलियों और धमाका-खेज़ मवाद से निशाना बनाया गया। शुमाली गज़ा की पट्टी में जबालिया कैम्प के मगरब में अल-तवज्जो मस्जिद के करीब एक इसराइली मिरकावा 4 टैंक को शवाद धमाका-खेज़ आलात से निशाना बनाकर तबाह किया गया। शुमाली गज़ा के वस्ती बैत लाबिया के रावी चौराहे पर 2 इसराइली मिरकावा टैंक को अल-यासीन 105 गोले और शवाद धमाका-खेज़ आलात से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया, जिसमें अंदर अमला शामिल था, वो भी जलकर खाकस्तर हो गया है। शुमाली गज़ा के जबालिया कैम्प के मरकज़ में तमराज स्टेशन के करीब एक इसराइली फ़ौजी कैरियर को अल-यासीन 105 से गोला मारकर उसको भी तबाह कर दिया है। जबालिया कैम्प के मरकज़ में अबू अल-हैश स्ट्रीट पर 2 इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाकर हलाक किया गया है। मगरबी किनारे के मकबूजा शहर तूबास में इसराइली फ़ौजियों की दरअंदाजी के दौरान झड़पें मुनासिब हथियारों का इस्तेमाल करते हुए की गई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मुतादिद इसराइली फोर्सेस को पीछे की तरफ पसपा किया गया, जिनमें कुछ की हालत तशवीशनाक है। जनूबी
غزہ پٹی میں رفا لینڈ کراسنگ کے قریب موجود اسرائیلی فوجیوں اور فوجی گاڑیوں کے اجتماع پر 107 ملی میٹر کے 2 قریبی فاصلے کے راکٹ داغے گئے۔ نابلس میں شہر میں اسرائیلی قبضے کے فوجی اہلکاروں کے زیر قبضہ الطور پوائنٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں غزہ کی پٹی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48 یعنی فلسطینیوں کی شہادت کی خبریں، 201 کو زخمی کر دیا گیا۔ اسرائیلی افواج نے غزہ کے علاقے المواسی میں نام نہاد محزون زون پر دوبارہ بمباری کی، جس میں کم از کم 21 افراد شہید ہو گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ناصر اسپتال خان یونس کے ڈائریکٹر عاطف الحوش کے مطابق ہمارے نمائندے کا کہنا ہے کہ اس حملے میں خواتین اور بچے زیادہ تر جل کر خاکستر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے حماس کے ساتھ یرغمالیوں کے معاملے پر ایک نئے تجویز پیش کی، جیسا کہ ایکسیوز نے 2 اسرائیلی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ تجویز اگست میں زیر بحث ہے اور وارننگ منصوبے سے ملتی جلتی ہے، لیکن اب اس کا زیادہ تر فوکس پہلے مرحلے کو مکمل کرنا ہے۔ اپنی تجویز میں اسرائیل اب 60 دن کی جنگ بندی کے بجائے اس آپشن پر غور کرنے کو تیار ہے کہ پہلے مرحلے میں جنگ بندی کی مدت 42 دن تھی، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مدت بڑھا دی جائے، کیونکہ ایک طرف تو ان کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں یعنی خاص کر خواتین، بچے، 50 سال سے زائد کے زندہ مردوں، سنگین طبی مسائل میں افراد کو رہا کیا جائے۔ اسرائیل ان گروپوں سے 33 یرغمالیوں کا مطالبہ کر رہا تھا، لیکن اب سمجھتا ہے کہ ان افراد کو زندہ نہیں رکھا گیا۔ زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ ان میں بہت سارے افرادوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، اور اس ہلاکت کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جمعرات کو جاری کردہ اپنے ایک نئی رپورٹ میں نتیجہ اخذ کیا کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف برطانیہ میں قائم اس تنظیم نے ایک بیان میں کہا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تحقیق نے اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے کافی بنیادوں پر کام کیا اور یہ بین العمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس تازہ ترین رپورٹ میں یہ سامنے آیا کہ آپ خود کو غیر انسانی محسوس کرتے ہیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف یہ دستاویزی ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملوں کے بعد شروع کی گئی اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں اسرائیل نے غزہ کے فلسطینیوں پر بے خوفی اور مکمل استثناء کے ساتھ تباہی اور تباہ کن حملے کیے۔ سرحد یا دراندازی کے بعد اسرائیل نے غزہ میں 44,000 سے زیادہ افراد کو شہید کیا اور اس کے علاوہ مکمل غزہ کو تباہ کر دیا ہے۔ اور اس وقت بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کی جانب سے اسرائیلی رہنما کے خلاف حالیہ گرفتاری وارنٹ اسرائیل کے فلسطین اقدامات پر جواب دہی کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ فلسطینی انسانی حقوق کے وکیل راجی سورانی کا کہنا ہے کہ ICC نے وزیر اعظم نتن یاہو اور وزیر دفاع یو گولینڈ جو سابق ہیں ان کے خلاف کارروائی کی، جو اب جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں مطلوب ہے۔ یہ اقدام تاریخی فیصلہ ہے جو اسرائیل کی دہائیوں میں محیط استثناء کے اختتام کا اشارہ دیتا ہے۔ اب اس ساری سچویشن کو آپ سمجھ لیں کہ اسرائیل کے لیے دنیا بھر میں پسپائی کا سامنا ہے، ICC سے کرائم کے معاملے پہ ہوں یا دنیا بھر کے اس وقت مختلف تحریکیں جو ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہو رہی ہوں، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر محاذ پر اسرائیل کو رسوائی کا سامنا۔ اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال رکھیں۔